सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस के क्वेश्चंस जो हुए थे एग्जाम आपके 23 जुलाई 2023 को। इस एग्जाम को समझने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यही आपको पैटर्न समझाएगा बीएसएससी का, क्योंकि बीएसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, बीएसओ हो या इंटर लेवल हो या कोई भी एग्जाम हो, वो एक खास पैटर्न को पकड़ के चलता है जिस पैटर्न को आपको समझना जरूरी है। इसीलिए हम बीएसएससी सीरियल 3 का मेंस में जो जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको लेकर आया हूं। बाद में एक मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या स्ट्रेटजी आपको करना है। अभी जीके जीएस पे फोकस करते हैं और इसको मैंने अलग कर दिया है, करंट अफेयर्स को अलग कर दिया है, बाकी को अलग कर दिया है। और मैं इसका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं, इतना विस्तृत व्याख्या लेकर आया हूं कि एक वीडियो एक क्वेश्चन से आपका 100 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे 10-15 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैंने अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कैसा था। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपके एग्जाम की तैयारी कराने का पूरा जिम्मेवारी मेरा है। मैं आपके एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, पूरे जोर शोर से करवाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस ग्रुप में। ठीक है, बहुत लोग अभी मेरे चैनल से वंचित हैं जिनको इतना अच्छा कंटेंट अभी तक मिला नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस में पूछा था, पहला क्वेश्चन था आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी। उस समय बनी थी गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट। अब देखिए, गीता, कोई भी अगर इंडिया का विदेश में जाकर कुछ भी बनता है, या चाहे वो ऋषि सुनाक हो जाए, वो भारतीय मूल का ही है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना, चाहे वो कमला हैरिस क्यों ना हो, वो यूएस में उपराष्ट्रपति बनी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो विदेश में जाके कुछ बनता है, आप लोग उसको जरूर एक नोट कर लीजिए, कहीं करंट अफेयर्स का नोट्स बनाइए या फिर एक बुक रखिए, उसमें उसको याद ही कर लीजिए उसी समय एट द टाइम। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका पूछता है। आगे बात करते हैं। इसरो ने LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया था कितना सैटेलाइट? 36 सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस समय बहुत ही ये टॉप का था, 36 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किया। और याद रखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और LVM-3 ये जो रॉकेट है ये आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अब आपको इसरो से रिलेटेड जितने भी मिशन है आपको याद कर लेना है। जितने भी मिशन किस रॉकेट से छोड़ा गया वो भी आपको याद रखना है। तो आपको इसरो का मिशन और किस रॉकेट से छोड़ा गया, ये आपका है होमवर्क। कॉपी खोलिए और कॉपी में लिखते जाइए जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसरो से रिलेटेड जितने भी मिशन है उसको लिख लीजिए कॉपी में। होमवर्क है, आप एक कॉपी बनाइए मेरा होमवर्क का, उसमें आप लिखिए और उसमें जो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया उस मिशन को वो आप लिखिए। ये आपका होमवर्क है। आगे आते हैं। भारत में सर्वाधिक वन का परसेंटेज, भारत में सर्वाधिक वन का परसेंटेज का अगर बात करें तो वो है मिजोरम। तो आप देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, वन रिपोर्ट पढ़ना है 2023, जो भारतीय वन रिपोर्ट है 2023 का, वो आपको पढ़ना है। वन रिपोर्ट आईएसएफआर, ठीक है, आईएसएफआर के द्वारा जारी किया जाता है। आईएसएफआर का स्थापना हुआ था 1981 में, और ये आपका प्रत्येक 2 वर्ष में अपना वन रिपोर्ट जारी करता है। पिछला वन रिपोर्ट 2023 में जारी हुआ था, तो इस बार 2025 में नया वन रिपोर्ट जारी होने वाला है। ठीक है, जारी होगा तो नया वाला याद कर लीजिएगा, अभी फिलहाल पुराना वाला याद कर लीजिए। तो भारत में सर्वाधिक 1%, आप जाके वन रिपोर्ट 2023 को याद करिएगा, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को कंप्लीट करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। गेहूं उत्पादन में अग्रणी, इस क्वेश्चन को डबल टिक मार दीजिए, क्योंकि आपका खाद्यान्न में टॉप जो करता है, किस खाद्यान्न में कौन सा स्टेट टॉप है, ये आपका बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको हम लिख देते हैं फेवरेट क्वेश्चन। इसको, इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के पसंदीदा टॉपिक्स को भी देखेंगे। बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर इस बार गेहूं पूछा है तो हो सकता है अगले बार वो आपसे चाय पूछ ले, कॉफी पूछ ले। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व हो, जैसे आपसे पूछ लेगा कॉफी में, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है, कॉफी कहाँ का मूल पौधा है। ठीक है, कॉफी जो है वो केनिया का मूल पौधा है, केनिया। ठीक है, लेकिन कॉफी सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में। ब्राजील में एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस है ना, सेंटोस बंदरगाह, वहां से कॉफी का पोर्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉफी कहाँ फेमस है। ठीक है, लेकिन मूल पौधा कहाँ का है, चाय कहाँ का मूल पौधा है, ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप का टॉपिक आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछेगा रबड़ कहाँ का मूल पौधा है, रबड़ भी ब्राजील का ही मूल पौधा है, रबर भी ब्राजील का ही मूल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। खनिज उत्पादन में प्रथम,
भारत और विश्व, देखिए ये तो खाद्यान्न हो गया। खनिज में भी आपसे पूछेगा बॉक्साइट में विश्व में कौन है, लोहा में विश्व में कौन है, भारत में कौन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट करेगा वो मैं आपके लिए लिख दिया हूं। जैसे आप बात करते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भारत में हरियाणा में होता है। कॉफी होता है कर्नाटक में, ठीक है याद रखिए, कॉफी कर्नाटक में। तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजमुंद्री, राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में, तंबाकू के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट टोबैको। और तंबाकू बात करें सबसे ज्यादा कहां होता है, गुंटूर, गुंटूर भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है। तो याद रखिएगा तंबाकू सबसे ज्यादा होता है गुंटूर में, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुंद्री में, ये आपको याद रखना। आगे बाजरा का बात करें तो बाजरा राजस्थान में है, लेकिन ज्वार आपका महाराष्ट्र में है। अंतर समझिए, ज्वार बाजरा ये दोनों मोटे अनाज हैं। ज्वार है महाराष्ट्र में, बाजरा सॉरी बाजरा है राजस्थान में, ठीक है। कपास का बात करें तो कपास हमेशा ब्लैक सॉइल पे, ब्लैक सॉइल काली मृदा में ही उगता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल में ही कपास उगता है, इसलिए ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा फेमस है गुजरात, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल गुजरात हो गया, कपास गुजरात में होता है। लेवेंडर, लेवेंडर जम्मू कश्मीर में होता है। और लेवेंडर से रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन है, पर्पल रिवॉल्यूशन, पूछेगा पर्पल रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, लेवेंडर की खेती से संबंधित है। रबड़ का बात करें तो केरल, ठीक है। जूट का बात करें तो वेस्ट बंगाल। जूट वहीं पर होता है जहां पानी बहुत ज्यादा हो, जैसे अगर बिहार में बात करें तो पूर्णिया में होता है, पूर्णिया में पानी बहुत ज्यादा होता है, या कटिहार बोल दीजिए, उधर जूट का खेती ज्यादा होता है। और वो एरिया देखिए पूर्णिया कटिहार वेस्ट बंगाल से भी सटा हुआ है। तो जूट में आपका जूट और मेस्ता, जूट और मेस्ता भी याद रखिएगा, जो मेस्ता भी उसी टाइप का होता है, वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। उसके बाद चाय का बात करें तो असम, लेकिन देखिए चाय का अगर हम लोग राज्य का बात करें तो असम, जिला का बात करें तो दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग बहुत आदमी असम मार देते हैं, ये भाई वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो याद करिएगा चाय के लिए अगर जिला बोले तो हो जाएगा दार्जिलिंग, और राज्य बोले तो असम। ज्वार तो पता ही दिए। लौकी, लौकी में बिहार प्रथम है, इसलिए बिहार प्रथम था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कोयला, कोयला का अगर भंडार का बात करें तो झारखंड, लेकिन अगर उत्पादन का बात करें तो छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है झारखंड में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ करती है। उड़ीसा क्या क्या चीज में फर्स्ट है, उड़ीसा बॉक्साइट में है, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है। फिर लौह अयस्क का है, क्रोमाइट का है, प्लेटिनम का है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज याद रखिए, क्रोमाइट और प्लेटिनम हमेशा एक साथ आएगा, क्रोमाइट और प्लेटिनम हमेशा एक साथ आएगा, ये ट्रिक है। आगे छत्तीसगढ़ का बात करें तो कोयला और टीन, कोयला और टीन, ठीक है, कोयला और टीन। मध्य प्रदेश का बात करें तो कॉपर मैंगनीज हीरा, कॉपर मैंगनीज हीरा। हीरा कहां पर, पन्ना की खान, पन्ना की खान में पाया जाता है, पन्ना की खान। राजस्थान में आपको देखिए चांदी और सीसा, चांदी और सीसा को जुड़वा धातु बोलते हैं, जहां भी मिलेगा साथ में मिलेगा, साथ साथ मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान में चांदी और सीसा, कौन सा खान, जेवड़, जावड़ क्या, जेवड़, जेवड़ की खान है ना, ऐसे कुछ नाम है, पता नहीं भूल गए। कच्चा तेल भी आपका राजस्थान में ही मिलेगा। आंध्र प्रदेश का बात करें तो अभ्रक और यूरेनियम। असम का बात करें तो यहाँ प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यहाँ मिलेगा आपको असम में, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के लिए शायद यही डिगबोई था ना, सबसे पहला डिगबोई। आप कमेंट कीजिएगा डिगबोई को कब बनाया गया था, ठीक है, ये कमेंट कीजिएगा। बिहार में भी यह है एक बरौनी, बरौनी पावर प्लांट, वो भी शायद नेचुरल गैस से ही संबंधित है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। झारखंड का बात करें तो झारखंड यूरेनियम के लिए फेमस है। रूबी किस्म का यूरेनियम यहाँ मिलता है, और कहाँ मिलता है, कोडरमा में, सॉरी जादूगोरा में, जादूगोड़ा में। कोडरमा तो अभ्रक के लिए फेमस है, अभ्रक, अभ्रक। कर्नाटक का बात करें तो सोना कहाँ पे, केजीएफ पढ़े, मूवी देखे है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो कर्नाटक में जो सोना है वो कोलार और हट्टी खानों में मिलता है, कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी की खान में मिलता है। एक वीडियो आपका ज्योग्राफी में बनाना जरूरी है कि किस खान से क्या क्या उत्पादन होता है, बहुत जरूरी है। खेतरी का खान, आपका कुर्ग, कुर्ग है ना, कुर्ग में कॉफी है ना, ये सब आपका खान वगैरह बताना जरूरी है। अब खनिज विश्व का बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपका है लौह अयस्क के लिए, और लौह अयस्क कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र, पूछ देगा पिलबरा क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। अब आप समझिएगा, लौह अयस्क और बॉक्साइट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आया, और लौह अयस्क और बॉक्साइट भारत में, उड़ीसा में, दोनों देखिए, लौह अयस्क, लौह अयस्क और बॉक्साइट उड़ीसा में, मतलब एक साथ आया। उसी तरह क्रोमाइट और प्लेटिनम एक साथ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, क्रोमाइट और प्लेटिनम आपको एक साथ आ रहा है,
दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पर कहाँ था, उड़ीसा में। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है, जो साथ में आ रहा है। जैसे देखिए हाँ, अब आते हैं चीन में। चीन से टीन, चीन टीन मिलता जुलता है, कोयला, है ना। तो कोचीन, कोचीन है ना भारत में, ऐसे याद, हम याद किए हैं, आप वैसे याद कीजिए। चीन से हो गया कोयला और टीन, ठीक है। सोना, सोना देखिए यहाँ चीन में, सीसा भी यहीं पर है, अभ्रक भी यहीं पर है। तो इतना सारा चीज में चीन, चीन बहुत चीज में टॉप पर है। तांबा का बात करें तो चिली, चिली, चिली की राजधानी सेंटियागो। एक चीज और याद रखिएगा, जितना भी जगह मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, एक और होमवर्क है, जो भी स्टेट का मैं नाम लूंगा या जो भी कंट्री का नाम लूंगा, उसका कैपिटल पट से आपको एक पेज लिखिए, 2 पेज, उसमें उसका कैपिटल आपको लिखना है। चाहे वो कजाकिस्तान हो, उसका कैपिटल आपको लिखना है। यूएसए, उसका कैपिटल लिखना है। रूस है, उसका कैपिटल लिखना है। मैक्सिको, उसका कैपिटल लिखना है। दक्षिण अफ्रीका, उसका 3 कैपिटल है, तीनों कैपिटल लिखना है आपको, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको मुद्रा और राजधानी याद करना ही है। आपको जितना भी मैं यहाँ पे देश बताऊंगा, उसका मुद्रा और राजधानी आपको याद कर लेना है। ये VBI है, अभी जितना याद करते जाइएगा आपको लास्ट में बोझ कम पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया आया, चीन आया, चिली आया, आगे और बहुत सारा देश आएगा, बहुत सारा देश आएगा। उस सब का आपको क्या करना है, राजधानी और मुद्रा याद कर लेना है। आगे आते हैं, देखिए कजाकिस्तान फेमस है यूरेनियम के लिए। ये क्वेश्चन VBI है, NTPC में हजारों बार पूछ चुका है। यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। यूएसए का बात करें, कच्चा तेल, देखिए यूएसए में कच्चा तेल का भंडार है, लेकिन यूएसए बहुत चालाक है, ये कच्चा तेल अभी ज्यादा निकालता नहीं है। कच्चा तेल जनरली आपको आपको इधर से मिलता है, क्या बोलते हैं, जो आपका अरब कंट्रीज है, उधर आपको मिलता है ज्यादा। यूएसए भंडार रखा हुआ है, सोच रहा है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम अपना निकालेंगे, ठीक है। रूस का बात करें, रूस में प्राकृतिक गैस है और हीरा है। हीरा, हीरा भारत में कहाँ था, पन्ना की खान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उस तरह रूस है। चांदी का बात करें तो मैक्सिको, मैक्सिको, एक कोई गाना सुने थे हम कि चांदी लाएंगे मैक्सिको से, ऐसे करके कोई गाना था। तो उसी गाना से हमको याद हो गया था कि चांदी मैक्सिको में होता है, तो हमको लग जाता है ना। जैसे एक गाना था, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना। इस गाना से आपको समझ जाएगा कि पन्ना में आपको हीरा मिलता है, ठीक है, पन्ना की खान में। दक्षिण अफ्रीका का बात करें तो यहाँ पर मैंगनीज, क्रोमाइट और प्लेटिनम, देखिए क्रोमाइट और प्लेटिनम एक साथ आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा था, द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर से कार्तिकी गोंजाल्विस, उस समय का। ये अभी आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझना क्या है, द एलिफेंट विस्पर्स क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसको 95th एकेडमी अवार्ड्स मिला था। एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ये आपका हो जाता है ऑस्कर, ऑस्कर को ही बोलते हैं एकेडमी अवार्ड्स। इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड इसको मिला था, ठीक है। व्हाट यू डू, इसमें हम लोग को करना क्या है, जितना भी पुरस्कार है सब आपको पढ़ लेना है, जितना भी पुरस्कार, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सब का देखिएगा पहला किसको मिला था, ठीक है, और कब स्टेब्लिश हुआ, कब बना ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब से मिलना स्टार्ट हुआ, वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा पद्म पुरस्कार कब मिलना स्टार्ट हुआ, 1954 से स्टार्ट हुआ। तो ये आपको पूछता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। और अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है और किस बुक में मिला है, वही बुक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ मूवी था, डॉक्यूमेंट्री था, तो ये डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको ऑस्कर में अवार्ड मिला था। आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान में भी आपको वही करना है, बुक और ऑथर का नाम याद रखना है। व्यास सम्मान में भी वही, बुकर प्राइज में भी वही, नोबेल प्राइज में भी। नोबेल प्राइज आपको देखिए जितना भी क्षेत्र में मिलता है उस सारे क्षेत्र में आपको याद रखना है, और नोबेल प्राइज में आपको कंट्री भी याद रखना है कि सॉरी कंट्री बोलते हैं, किस क्षेत्र में मिला है। ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और 6 का 6 क्षेत्र वाला आपको याद करके रख लेना है। आगे बात करते हैं ऑस्कर। ऑस्कर आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑस्कर में 4 चीज याद रखिएगा, मूवी, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस, बस इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं। उसी तरह बाफ्टा में भी वही, मूवी, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस। कांस फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में होता है, ठीक है। और कांस फिल्म महोत्सव के बारे में आपको जो भी है बेस्ट, इसमें कुछ कुछ पाल्म डी ओर अवार्ड करके कुछ कुछ होता है, पाल्म डी ओ अवार्ड, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। पद्म पुरस्कार आपको याद रखना है, भारत रत्न पद्म में नहीं आता है, गलती से लिख दी है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तीनों का आपको याद रखना है। और तीनों को इसलिए याद रखना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री हर साल एक क्वेश्चन BSSC पूछा है इसमें से। जैसे आपको याद करना है पद्म विभूषण कितने आदमी को दिया और किस क्षेत्र में दिया, जैसे पूछ देगा कला के क्षेत्र में किसको मिला, है ना, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, राजनीति के क्षेत्र में किसको मिला, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पद्म भूषण, पद्मश्री, देखिए पद्मश्री बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट हो जाता है, इसमें आप सिर्फ फेमस पढ़िएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न तो आपको पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट सब पढ़ना, टोटल टोटल पढ़ना है। लेकिन पद्मश्री कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
खेल पुरस्कार का बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और इस तरह से बहुत सारा पुरस्कार होता है। ठीक है, जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार है वो आपको याद रखना है। जैसे आप देखिए, एक बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 35 या 36 आदमी को। उस 3536 आदमी का, खिलाड़ी का, आप क्या याद रख लीजिएगा, किस खेल से संबंधित है। जैसे आपसे पूछ देगा सुमित अंतिल, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जैसे मेंडोना, मेडोना किस खेल से संबंधित, शतरंज, शतरंज। देखिएगा जो लोग जनरली अवार्ड जीतते हैं ना, मान ली ओलंपियाड हुआ, ओलंपियाड में कोई जीत गया, ठीक है, और तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। या कहीं एशियन गेम्स में जो लोग जीत जाते हैं, ठीक है, किसी भी गेम्स में, एशियन गेम्स वगैरह में जीत जाते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। संबंधित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो आपको याद रखना है। आगे ग्रैंड स्लैम, 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है। अफवाह, याद रखिए अफवाह, यही क्रम है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकन ओपन, अमेरिकन यूएस ओपन। ठीक है, तो अफवाह, ये है अफवाह, लगा यही सीक्वेंस है। ठीक है, और इसमें आपको यार विंबलडन आपको कहाँ खेला जाता है ये भी पूछता है। विंबलडन घास के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे फिर खेला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थंडर स्टॉर्म टेस्ट बेड कहाँ स्थापित होगा, बालासोर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा। ये तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, इसमें बताने वाला क्या है, आप जाके न्यूक्लियर और डिफेंस वाला सब जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ लीजिएगा। लियोना मेंडोका किस खेल से संबंधित है, बोले थे शतरंज से संबंधित है। याद रखिए एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक में भारत की तरफ से जो भी पदक जीते, चाहे कोई भी पदक हो, चाहे सिल्वर ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, गोल्ड तो फिक्स है, गोल्ड तो आपको याद रखना ही है, गोल्ड तो वीवीआई हो जाता है। सिल्वर और ब्रॉन्ज भी आपको याद रखना है कि कौन जीता है। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिल्वर ब्रॉन्ज कौन जीता, इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस खेल से संबंधित है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि फल्ला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। 8वां क्वेश्चन देखिए, विश्व के रोड नेटवर्क में भारत का स्थान कौन है, तो दूसरा मैं आपके लिए बना दिया हूं कि पहला पे आता है यूएसए, दूसरा पे इंडिया, तीसरा में चाइना, चौथा में देखिए, चौथा में ब्राजील है और पांचवा में रूस है। रसिया पहले बहुत ज्यादा आगे आता था, पीछे हो गया रोड में। तो रोड नेटवर्क में भारत का योगदान दूसरा। अब अगर बात करें रेल नेटवर्क, ये हम अपने से जोड़ दिए क्वेश्चन, क्योंकि रोड पूछा है तो हो सकता है आने वाले समय में रेल नेटवर्क पूछे। रेल नेटवर्क में भारत का जो रैंक है वो चौथा है। पहला में यूएसए, देखिए यूएसए दोनों में पहला नंबर पर है, दूसरा में चाइना, तीसरा में रूस, चौथा में भारत। ठीक है, आगे आते हैं। पहली हरित हाइड्रोजन मिशन कहाँ स्थापित की गई, एनटीपीसी द्वारा स्थापित की गई, एनटीपीसी द्वारा स्थापित की गई। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थापित की गई। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, देखिए योजना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ ही देता है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, डीडीयू जीकेवाई, ग्रामीण युवा की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 15 से 35। ये आपका कोई योजना है और उसमें कोई खास डाटा दिया हुआ कि इतना से इतना उम्र वाले को ही मिलेगा, या उसको इतना रुपया मंथली पेंशन मिलेगा, वो सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, योजना वाला देख लीजिएगा। बांग्लादेश के किस अर्थशास्त्री को श्रम कानून बनाने के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था, वो है मोहम्मद यूनुस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि इनको 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जेल गए तो भाई क्यों गए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये शायद बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, उसमें ये वहाँ के कुछ इकोनॉमिस्ट करके कुछ नियुक्त हुए थे, मोहम्मद, देख लीजिएगा, ये शायद हुए थे 2024 में, हम पढ़े थे करंट अफेयर्स। अब तो करंट अफेयर्स पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उतना आइडिया नहीं है। देखिए विंग समिट हम जितना बार से पढ़ रहे हैं अभी तक, 2019 से पढ़ रहे हैं, हर बार विंग समिट हैदराबाद में ही हुआ है, हर बार हैदराबाद में हुआ है। तो इसमें याद क्या करना है, हैदराबाद में ही होता है, बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में, वहीं पर होता है। तो ये विंग आपको क्या करना है, समिट वाला याद कर लेना है। जैसे आपसे पूछेगा G20 समिट कहाँ हुआ, ठीक है, पिछले बार G20 समिट जो है भारत में हुआ था, इसलिए देखिए G20 समिट का क्वेश्चन पूछा है। G20 के व्यापार निवेश की बैठक मुंबई, तो देखिए समिट से दो क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि G20 के मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। ठीक है, सिर्फ G20 ही नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि नाटो, नाटो का कहाँ पर हुआ। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यूएचओ का हेल्थ मिनिस्टर का कहाँ पर हुआ। तो ये आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो समिट वाला जो है आपका, एक एडुटेरिया उठाइए, सारा समिट खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहा, होमवर्क रहा। ठीक है, आप आज नहीं कीजिए, आप एक सप्ताह में इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कर लीजिए। ये एग्जाम के लिए आपका समझिए एक तरह से बूटी है, जैसे हो ना जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी है जो आपको ठीक करेगा, एग्जाम के लिए आपको काबिल बनाएगा। अब देखिए बुक्स, बुक्स तो भाई बुक एंड ऑथर, हम बताए थे करंट अफेयर सब चीज नहीं पढ़ना है, बुक एंड ऑथर को तो ट्रिपल स्टार दे दीजिए।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे हम प्री में आपका 3 एग्जाम हुआ था ना, प्री में आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, एक कैंसिल भी हुआ था, एक कैंसिल भी हुआ था। कैंसिल वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बुक एंड ऑथर आपको 3 को पूछा था। मिनिमम तो 2 पूछेगा, मैक्सिमम 3 को पूछेगा। ठीक है, तो देखिए बुक क्या पूछा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स शशि थरूर का बुक है। वाजपेयी द ईयर चेंज्ड शक्ति सिन्हा का बुक है। तो ये बुक एंड ऑथर आपको क्या करना है, 1 साल का पढ़ लेना है। इससे 3 क्वेश्चन रहता ही है, 3 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपका पूछता ही है, फिक्स है कि 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगला है एलिवेटर स्केलेटर एक्सपो 2023, कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर में। तो ये भी आपका वही हो गया, एक्सपो समिट वगैरह वाला ही, कि ये एक्सपो कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, समिट एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह वाला, ये उसी में आ जाता है। समिट वाला देखिए 3 क्वेश्चन हो गया, विंग्स ये समिट वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। समिट आपको देखिए, समिट आपको याद रख लेना है, बुक एंड ऑथर याद रख लेना है, बुक एंड ऑथर। इससे आपका 5 क्वेश्चन यही दोनों चैप्टर से आ जाएगा। तो देखिए रणनीति क्या है, करंट अफेयर्स में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि 5 क्वेश्चन तो यहीं से हम लोग फिक्स कर लिए, बुक एंड ऑथर पढ़ना ही है। चाहे देखिए कोई भी एग्जाम हो, कोई जरूरी नहीं है बुक पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन बीएसएससी पूछता ही है, इसलिए हम आपको पैटर्न बता रहे हैं। आगे आते हैं, अब हम लोग जीके और साइंस के बारे में देखते हैं। जीके और साइंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, राजधानी मुद्रा, 3 क्वेश्चन फिक्स, 3 क्वेश्चन फिक्स। जैसे आपसे हम लोग का मेंस में क्वेश्चन पूछा था, टोगो की राजधानी क्या है, तो लोम, टोगो की राजधानी लोम। माली की राजधानी क्या है, बमाको, बमाको। तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो राजधानी और मुद्रा में आपको 3 क्वेश्चन आएगा फिक्स। आप समझ लीजिए, कोई भी बीएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी इंटर लेवल हो, बीएसओ हो, कुछ भी हो, आप सभी देश को याद कर लीजिएगा, जितना भी देश है सब का राजधानी और मुद्रा याद कर लीजिएगा। संसद आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ देश का जिसका संसद टेढ़ा है। ठीक है, जैसे इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट, नेसेट। ठीक है, जापान का डाइट, जापान का डाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आप समझिए, जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक्स में जो हम आपको बताए थे, उसको याद करना, चाहे नाबार्ड हो, नास्कॉम हो, कुछ भी हो, उसका हेडक्वार्टर याद करना है, फुल फॉर्म याद करना है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना याद करना है, समिति याद करना है। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका आता है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, आएगा ही आएगा 2 क्वेश्चन। जैसे देखिए नास्कॉम, नास्कॉम का आप समझिए स्थापना कब हुआ, 1988 में हुआ। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ला दिए हैं, इतना सारा लिख के ला दिए हैं, जो आपको बैठा बैठाया मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए नास्कॉम जो है, नास्कॉम का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और 1988 में इसका स्थापना हुआ है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड का बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए, आपको फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसका जो स्थापना होता है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर होता है। सेबी का बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई, 1988 में बनता है। लेकिन देखिए सेबी बनता है 1988 में, लेकिन इसका एक्ट आता है 1992। यहां फंसा देगा आपको, सेबी एक्ट पूछ देगा 1992, लेकिन सेबी बना कब था, 1988, 4 साल बाद इसका एक्ट आया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, FSSAI। देखिए नई दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बना था 2008 में। ठीक है, सिडबी, सिडबी का बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ। देखिए सिडबी का हेडक्वार्टर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लखनऊ हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर बना था 1990 में, फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, 1935 में बना था। आरबीआई का एक्ट 1934 में आया था, 1 साल पहले। ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में, राष्ट्रीयकरण हुआ है, और यह बना था यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बताइए, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसरो का अगर हम बात करें, इसरो, तो इसरो बना है 15 अगस्त 1969। यही तो क्वेश्चन पूछा है आपको, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, हम आपको बता ही रहे हैं, इंस्टीट्यूशन आपसे पूछता ही पूछता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, बना है 15 अगस्त 1969 को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए इसरो तभी बना था जब आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो याद रखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आपका 1969 में ही हुआ है। आगे बार्क,
बार्क का हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर फेमस हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली और मुंबई को छोड़कर है। जो दिल्ली और मुंबई को छोड़कर जो हेडक्वार्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ लखनऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है सिडबी का, यहाँ पे ट्रॉम्बे बार्क का, इसरो का बेंगलुरु इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें खान मंत्री थे भाभा, भाभा है ना, होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। और बार्क का स्थापना 3 जनवरी 1954, कहीं कहीं 1 जनवरी दिया रहता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो बार्क का स्थापना कब हुआ है, लेकिन जनवरी 1954 तो है, चाहे 1 है 2 या 3 इसी टाइप से कुछ है, जनवरी में ही है। एनसीईआरटी का बात करते हैं तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1961 में बना है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिक्की का बात करते हैं, फिक्की बहुत पुराना है, इसका स्थापना जीडी बिरला किए हैं और जीडी बिरला के साथ एक दो आदमी और मिलकर किए हैं, याद रखिएगा। फिक्की बहुत पुराना है, 1927 का है। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बना है के संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति भ्रष्टाचार को देखने के लिए आई थी और इसी की सिफारिश पर सीवीसी बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सीवीसी बना कब है, 1964 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का, और भी बहुत सारा बचता है जो आपको देखना है, और होमवर्क है आपका जो भी बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, आप अपना एक कॉपी बनाइए, एक पेज में इतना लिख लीजिए। बाकी जब भी आपको कोई इंस्टीट्यूशन मिलता है उसी पेज में अपडेट करते रहिए, जोड़ते जाइए। मान लीजिए आपको कुछ और मिला तो उसको जोड़ दीजिए इसी के नीचे, फिर उसको जोड़ दीजिए। तो एक पेज बना लीजिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक आपका हेडक्वार्टर का पूछ देगा और एक आपका फुल फॉर्म का पूछ देगा। पूछता मैं देखा हूं, आगे देखिएगा ना, आपको हम आगे ही दिखा देते हैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म है ना, तो हम आपको बताएं फुल फॉर्म पूछता है, 2 क्वेश्चन इससे आता है। देखिए आपको हजार गो चीज रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। जो ज्यादा पूछता है वो पहले पढ़ ले। लड़का क्या करता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलती कर देता है, तभी उसका एग्जाम नहीं निकलता। बहुत लोग बोलता है ना एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, और देखिए वो एक क्वेश्चन उसका इजी ही छुटा हुआ रहता है, वो एक क्वेश्चन और बनाने के चक्कर में उसका एग्जाम नहीं निकल पाता है। इसलिए आपको वो एक क्वेश्चन गलती नहीं करना है, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई, 1985। तो आपको सार्क अकेले नहीं पढ़ना है, सार्क, आसियान और बिम्स्टेक, ये तीनों एक साथ पढ़ना है। ठीक है, तीनों एक साथ। और आप याद रखिएगा यूएनओ, यूएनएस से रिलेटेड जितना भी है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है ना, यूएनईपी, यूएनडीपी, सबका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, कब बना है वो भी याद रखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट उसका क्या है, जैसे यूएनओ के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, यूएनओ के साथ क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हेग। तो ये आपसे पूछ देता है इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज हैं, तो 15 जज हैं, है ना। इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे। इंटरनेशनल कोर्ट में कितना साल के लिए जज का नियुक्ति होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा यूएनओ से रिलेटेड, तो उसमें मैं सारा चीज बता दूंगा। वो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो फिक्स रहता है, फिक्स रहेगा। अब देखिए सार्क का स्थापना 1985 में होता है, इसमें टोटल 8 कंट्री है। अब देखिए फुल फॉर्म देखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में ही आ गया, लेकिन वर्ल्ड का आ गया, और इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। सार्क में जो है भारत से रिलेटेड सब आ जाएगा, ठीक है, भारत से रिलेटेड जितना भी है सब आ जाएगा, लेकिन एक नहीं आता है, म्यांमार। भारत के आसपास का एरिया जितना देख लीजिए, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत तो खुद हो ही गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब भारत के चारों ओर घिरे हुए हैं, म्यांमार भी तो भारत से सटा हुआ है, लेकिन म्यांमार सार्क में नहीं आता है। और यही ऑप्शन देगा आपको, आपको लगेगा कि साला भारत से चारों ओर घिरा हुआ तो सब है ही, म्यांमार भी होगा, लेकिन नहीं, सार्क में म्यांमार नहीं आता है, चीन नहीं आता, चीन भी नहीं आता, याद रखिएगा, चीन भी नहीं आता, चीन भी ऑप्शन दे देगा, चीन भी नहीं आता है। आपको याद रखना, भारत से सटा हुआ कौन सा ऐसा कंट्री है जो नहीं आता है सार्क में आपको म्यांमार और चीन नहीं आता है, और यही ऑप्शन में देगा कि कौन नहीं आता, आपको फटक से टिक मार देना है। तो यही ट्रिक आपको एग्जाम में काम आएगा। आगे आते हैं आसियान का बात करते हैं। इसका स्थापना होता है 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया, याद रखिए बार बार, जकार्ता इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया हम बताया था आपको पहले, कोई भी देश आएगा, नेपाल हो, भूटान हो, भारत हो, सबका आपको
कैपिटल और करेंसी पढ़ लेना है, इसीलिए हम आपको पहले ही बोले हुए हैं, होमवर्क दे दिए हैं, कॉपी निकालिए, कैपिटल करेंसी नेट से खोज कर लिखिए। आगे बात करते हैं, आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर हैं। देखिए इसके मेंबर्स को याद रखने का तरीका जो हम याद किए थे एग्जाम में, सीएम बस में आईपीएल देख रहा है टीवी में, सीएम बस में आईपीएल देख रहा है टीवी में। अब देखिए सी से हो गया कंबोडिया, एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, सिंगापुर, एस से सिंगापुर, एम से मलेशिया, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम। याद रखिए इसमें भारत के आसपास का कोई कंट्री नहीं है, आसियान में कोई कंट्री नहीं। देखिए श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, चीन भी नहीं है। देखिए चीन भी नहीं है, इसमें चीन भी नहीं है, चीन भी आपका नहीं है। लेकिन आपका दोगला आदमी जो इसमें है वो है म्यांमार और बांग्लादेश। यही क्वेश्चन पूछेगा जो है, म्यांमार और बांग्लादेश है, बाकी सब तो आपको बता ही दिया ट्रिक। अब देखिए इसका एक 11वां सदस्य हाल फिलहाल में जुड़ा था, एक साल पहले जब हम पढ़ रहे थे उसी समय जुड़ा था, तिमोर लिस्ते। तो तिमोर लिस्ते आपका जो दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछ दिया था तिमोर लिस्ते का राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ते का राजधानी क्या है? दिल्ली। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आता है उसमें कोई देश अगर उसका चर्चा में रहता है, उसका राजधानी और मुद्रा आपको याद कर लेना है। आगे आते हैं बिम्स्टेक, अगला आते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्री है, इसका मेंबर सदस्य है। फुल फॉर्म इसका बहुत लंबा है, याद रख लीजिए। बी से हो गया बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव 4, एम से हो गया मल्टी सेक्टोरल, टी से हो गया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हो गया बिम्स्टेक का। इसका स्थापना होता है 1997 में, 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। अब देखिए बिम्स्टेक को याद करने का तरीका याद रख लीजिए, BIMST, एस टी तक याद रख लीजिए और ईसी को भूल जाइए, ईसी में नहीं होता है। तो बी से क्या हो गया आपका बांग्लादेश, आई से क्या हो गया इंडिया, एम से क्या हो गया म्यांमार, एस से क्या हो गया श्रीलंका, टी से क्या हो गया थाईलैंड। ई और सी को नहीं याद रखना है, नेपाल और भूटान जोड़ दीजिए, नेपाल और भूटान। तो याद रखिए ई और सी को हटा के नेपाल और भूटान जोड़ दीजिए, तो इसका नाम में ही छुपा हुआ है सारा देश। तो ये आपसे अगर पूछ देगा कि बिम्स्टेक में कौन सा कंट्री नहीं आता है, अगर आपको याद है कि कौन कौन आता है, आप मार दीजिएगा कौन कौन नहीं आता है। तो ये था आपका सार्क, आसियान और बिम्स्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के लिए जो आपको बता दिए। आगे LM सिंधवी समिति का को अनुमोदन कौन किया था? राजीव गांधी। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हम आपको बताए हैं जब आपको आर्टिकल्स बता रहे थे पंचायती राज रिलेटेड से संबंधित, तो हम बताए थे LM सिंधवी समिति आया था 1986 में। बहुत सारा समिति आपको हम बताए थे उसमें, ठीक है, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, LM सिंधवी समिति, ठीक है, और भी 2-3 गो आपको हम बताए थे समिति। तो वो सारा समिति आपको याद कर लेना है, ईयर, ठीक है, ईयर याद कर लेना है। और ईयर याद करने से फायदा क्या होगा, ये 1986 का है और हाल फिलहाल में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ा है। तो 7वां पंचवर्षीय योजना जो है 1950 से 1990 में आया था। 85 से 90, यार 95 लिखा गया है, इसको सुधार देते हैं। 1985 से 90 में आया था 7वां पंचवर्षीय योजना, और उस समय अध्यक्ष भी आपको बताए हुए राजीव गांधी थे। आपको अगर ईयर पता चल जाएगा 85 से 90 में राजीव गांधी थे, तो LM सिंधवी समिति आया था उस समय भी अनुमोदन राजीव गांधी ही करेंगे ना। तो यही से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के पकड़ लेना है। अगर आप एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन आपको नहीं मिले, नहीं पता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप दिमाग लगा के मार सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपसे बहुत सारा पूछ देगा, फोटोवोल्टाइक सेल, PVC, फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, कैसे कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपसे पूछेगा बैटरी, बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपसे पूछेगा मोटर, मोटर क्या करता है? मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जनरेटर का जस्ट उल्टा होता है, मोटर विद्युत को यांत्रिक में करेगा, जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है जो आपको याद रखना है। एक हाँ फेवरेट टॉपिक आ गया आपका, देखिए फेवरेट टॉपिक BSSC का आ गया, पुराना नाम, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? यवद्वीप। ये प्री में एक क्वेश्चन पूछा था, ये प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम देश। प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और देखिए मेंस में फिर से पूछ दिया। तो जब प्री में पूछा ना पुराना नाम क्या है, तो हमसे गलती हो गया था, हम थाईलैंड का पुराना नाम कुछ और मार दिए थे, श्याम देश नहीं मार पाए थे। तो हम मेंस में बोले कि नहीं इसको हम पढ़ के जाएंगे, तो पढ़ के गए तो इंडोनेशिया का पुराना नाम यवद्वीप। फिर इसमें भी कंफ्यूजन कर गए थे, क्योंकि हम पढ़े थे जावा द्वीप का होता है यवद्वीप, लेकिन जावा द्वीप तो इंडोनेशिया का ही पार्ट है ना। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया में ही आता है। तो आप उस तरह करके मार दीजिएगा। तो हम क्या किए, जब ये क्वेश्चन पूछा तो हम सारा पुराना नाम एक जगह लिख दिए। अब देखिए आपसे पुराना नाम में कुछ भी पूछेगा, BSSC आपको फंसा नहीं पाएगा। देखिए
जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम देश। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। मलेशिया का मलाया, मलाया प्रायद्वीप इसी को बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट, ठीक है। श्रीलंका का सीलोन, सीलोन सीलोन बोलते हैं श्रीलंका का। और 1972 में इसका नाम लंका पड़ा था, लंका। 1972 में श्रीलंका का नाम चेंज करके लंका हुआ था, बाद में फिर श्रीलंका हो गया। सुमात्रा सुवर्ण द्वीप, देखिए जावा द्वीप जो है उसका नाम है यव द्वीप, और सुमात्रा का नाम है सुवर्ण द्वीप, और इंडोनेशिया को यव द्वीप ही बोलता है। तो ये आपका इंडोनेशिया वाला याद रखिएगा, यव द्वीप हो गया, ठीक है। कंबोडिया का कंपूचिया, कंपूचिया नाम है। नीदरलैंड का हॉलैंड, डेनिस। अब देखिए जो भारत में डेनिस आए थे वो नीदरलैंड और हॉलैंड के ही थे, याद रखिएगा। इथियोपिया, इथियोपिया का नाम है एबिसीनिया। तुर्की का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडेशिया। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, ठीक है, बर्मा। इससे पहले क्या था? यंगून, रंगून, रंगून या यंगून था, यंगून था पुराना नाम, ठीक है। हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह शहर चाइना में है, उसका पुराना नाम था साइगॉन, साइगॉन था, ठीक है। तो ये आपका है, इतना पुराना नाम है उससे संबंधित क्वेश्चन। आगे आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल, तो केरल में ही आपको शांत घाटी भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको वन से संबंधित आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें हम क्या बताएं, क्या पढ़े, ज्योग्राफी तो पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? यहां फंस गया था लड़का लोग। लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं, कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। बहुत लड़का लोग मार दिया राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति कैसे होगा? राष्ट्रपति लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में इसका जिक्र है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर करते हैं। जो फंसने वाला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम 3-4 गो पॉलिटी से फंसने वाला क्वेश्चन को यहाँ डील किए, आगे भी आएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको घाटी से रिलेटेड हम 3-4 को बताए थे। साइलेंट वैली कहां पर? शांत घाटी केरल में। पिन वैली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। न्योरा वैली कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। आगे आते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो है, ये जनजाति वाला आपको हम बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन था आपका, बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है। लेकिन अब हम सारा जनजाति ही आपका लिख दिए, जितना जनजाति था वर्ल्ड में सब जनजाति लिख दिए। जैसे देखिए ये कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ये दीमक खाने वाली जनजाति है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसका। पूछ देखो कौन सी जनजाति दीमक खाती है? तो बुशमैन। पिग्मीज, पिग्मीज का बात करें, पिग्मीज आपका कांगो बेसिन में पाया जाता है, कांगो नदी के किनारे, ठीक है। और पिग्मीज जो है ये वृक्ष पर निवास, ये एक वृक्ष पर एक घर बनाते हैं, जिस घर को बोलते हैं मोंगुलस, मोंगुलस बोलते हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा एस्किमोज। एस्किमोज कहाँ की जनजाति है? एस्किमोज जो है टुंड्रा प्रदेश की जनजाति। टुंड्रा यानी कि ठंडा प्रदेश, जो एरिया ठंडा होता है जहां बर्फ जमी होती है, तो उस एरिया में आता है आपका अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया। ये इतना सारा एरिया जो है, साइबेरिया भी मतलब कुछ पार्ट आता है, ज्यादा नहीं। तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये तीनों तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये एस्किमोज में आ जाएगा। और ये लोग जो है ठंडे एरिया में एक बर्फ का मकान बनाते हैं, इग्लू। बर्फ का मकान इसलिए क्योंकि बर्फ जो है थर्मल इंसुलेटर होता है। बर्फ का अगर घर बनाइएगा तो उसमें आपको ठंडा नहीं लगेगा। आश्चर्य का बात है, आप सोचिएगा बर्फ है वो तो खुद ठंडा है, लेकिन हाँ बर्फ का घर इंसुलेटर होता है, वो बाहर के ठंडा पर वो अंदर आने से रोकता है, ठीक है। तो ये इग्लू हो गया। और ये देखिए एस्किमो जनजाति एक शस्त्र का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूरन, ह्यूरन, इसी से वो लोग शिकार करते हैं, ह्यूरन, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो है केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर, मतलब इस तीनों जगह पर पाई जाती है, केनिया, युगांडा, तंजानिया। मसाई जनजाति जो है पशुपालक जनजाति, जनरली पशु वगैरह का पालन करती है, ठीक है, गाय भैंस यही सब, भेड़, ये सब पालन करेगी। और मसाई जनजाति एक झोपड़ी में रहती है, इस झोपड़ी को क्रॉल बोला जाता है, क्रॉल, क्रॉल बोला जाता है, ठीक है। जुलू का बात अगर हम लोग करें तो जुलू जनजाति नटाल प्रांत में पाए जाते हैं, और ये नटाल प्रांत कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। यही जुलू जनजाति जो है अंग्रेज के साथ युद्ध किए थे, इंसेल्डिवानिया, इंसेल्डिवाना, इंसेल्डिवाना युद्ध किए थे अंग्रेजों के साथ। और ये जुलू जनजाति जो है नटाल प्रांत में, यहीं पे नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे महात्मा गांधी, नटाल कांग्रेस, और महात्मा गांधी का ये बहुत सपोर्ट किए थे जुलू जनजाति। आगे आते हैं कुर्द का बात करें, कुर्द इराक और ईरान की जनजाति है। सकाई, सकाई मलेशिया, सकाई कहाँ की जनजाति? मलेशिया की। सेमांग, सेमांग जो है मलय प्रायद्वीप, हम बताए थे मलय प्रायद्वीप मलेशिया को बोलते हैं, मलय प्रायद्वीप मलेशिया को बोलते हैं। आगे सामी और लैप्स, ये जनजाति जो है स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक प्रदेश की जनजाति है।
स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक प्रदेश की जनजाति। देखिए स्कैंडिनेविया में आपको ट्रिक है डीएनएस। स्कैंडिनेविया में आपको 3 देश आता है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डीएनएस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। लेकिन नॉर्डिक में आपको 3 देश में 2 देश और जुड़ जाता है। डीएनएस तो होगा ही, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इसके साथ फिनलैंड और आइसलैंड भी होगा। डीएनएस के साथ फिनलैंड, आइसलैंड हो जाएगा तो वो नॉर्डिक हो जाएगा। तो आपसे पूछ देगा स्कैंडिनेविया में कौन सी कंट्री आती है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। और कौन नहीं आती है, फिनलैंड और आइसलैंड नहीं आता है, क्योंकि ये नॉर्डिक में आता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, नॉर्डिक जनजाति जनजाति विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। भारत में भी नॉर्डिक जनजाति की कुछ प्रजातियां पाई जाती है। आगे आते हैं, आपसे पूछेगा बाल्टिक देश कौन कौन है, बाल्टिक बाल्टिक देश कौन कौन है। तो बाल्टिक देश का अगर हम लोग बात करें तो बाल्टिक देश में आपका आ जाता है इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये जो देश है बाल्टिक देश, ये कहीं भी जाएंगे तो तीनों देश एक साथ जाएंगे, ठीक एक साथ। ये तो यूएन में जाना है तो ये तीनों एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे। अगर यूएन बोलेगा कि इस्टोनिया को हम कुछ विशेषाधिकार देंगे, लातविया, लिथुआनिया को नहीं देंगे, तो ये लोग नहीं लेगा, बोलेगा जो देना हम लोग तीनों को एक साथ दीजिए। तो ये बाल्टिक कंट्री है। आगे बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिए अफ्रीका के किनारे पे कुछ देश जुड़े हुए, 3 देश मेनली, 4 देश इसमें है। इसको याद रखना, सीड, SEED। एस से हो गया आपको सोमालिया, ई से हो गया इरिट्रिया, और ई से हो गया इथियोपिया, और डी से जिबूती। अब अरे जिबूती सर डी से कैसे हुआ, जिबूती का स्पेलिंग होता है DJOUB, जिबूती। ये आपका डी से स्टार्ट होता है स्पेलिंग, ठीक है। जिबूती का स्पेलिंग डी से स्टार्ट होता है, इसीलिए डी, सीड याद कीजिएगा। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश आते हैं। बद्दू का बात करें तो बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है, ठीक है, सऊदी अरब में। बोरा बोरा जनजाति का बात करें तो अमेजन बेसिन, बोरा जनजाति अमेजन बेसिन। और याद रखिए ये जनजाति बहुत लड़ाकू और निर्दयी होती है, आप जाइएगा तो आपको मार के खा जाएगा, ठीक है। किर्गिज का बात करें तो किर्गिज जनजाति, देखिए किर्गिज, किर्गिस्तान, किर्गिज किर्गिस्तान। और ये देखिए किर्गिस्तान में पर्वतमाला है, तियानसान पर्वतमाला, वहीं पर ये जनजाति पाई जाती है। और ये जनजाति बहुत मतलब अच्छी होती है, पशुपालक जनजाति है, पशु को पालन करती है, ये शिकार में विश्वास ज्यादा नहीं रखती है, और ये ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है, यानी कि आज यहाँ तो कल वहां, ठीक है। तो ये लोग कहीं भी जाएगी तो स्थायी घर नहीं बनाएगी, एक अस्थायी घर बनाती है। तो ये लोग जो अस्थायी गोलाकार तंबू बनाते हैं, उस तंबू का नाम है युर्त। युर्त अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 99% लड़का लोग ये इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो किर्गिज जनजाति जो अपना गोलाकार तंबू बनाती है उसको युर्त बोलते हैं। भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति जो है वो है गद्दी, बकरवाल और भोटिया, ठीक है। तो ये भारत में भी आपका हम इससे ले लिए। आगे यूपिक जनजाति, यूपिक जनजाति आपका रूस और अलास्का में। और याद रखिएगा ये जनजाति, यूपिक जनजाति जो है, ये कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी का यूज करती है, और इस गाड़ी को बोलते हैं स्लेज। बहुत सारा हॉलीवुड मूवी दिखाता है कि कुत्ता जो बर्फ के स्थान पर गाड़ी खींच रहा है ना, तो वो ठंडा एरिया होता है, तो वो जनरली रूस और अलास्का का एरिया होता है। यूकाधिर का बात करें, यूकाधिर जो है नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की मंगोलॉइड प्रजाति है, मंगोलॉइड प्रजाति, ठीक है। माया, माया मध्य अमेरिका का है, माया मध्य अमेरिका का है, ठीक है। अब आपको बस याद रखना है छोटा छोटा कुछ चीजें, जैसे बंतु, बंतु है आपका अफ्रीका का, बंतु कहाँ है, अफ्रीका का है। वेदा श्रीलंका, वेदा को याद करने का तरीका है, वेदा श्रीलंका में कौन रहते हैं, रावण, रावण वेद के जानकारी थे, इसलिए श्रीलंका का वेदा। बर्बर, बर्बर मोरक्को, बर्बर मोरक्को। नूबा सूडान, एनू जापान, एनू जापान। एटाज कहाँ का है, फिलीपींस का है। इंकाथा कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का, इंकाथा, ठीक है। माओरी कहाँ का, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है माओरी, इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड का। जिप्सी, जिप्सी जनजाति भारत की डोम प्रजाति है। देखिए ये जनजाति जो है आज भी बहुत इनका उत्थान नहीं हो पाया है, सरकार कोशिश कर रही है इनका उत्थान करने का। रेड इंडियन का बात करें तो अमेरिका, रेड इंडियन अमेरिका की जनजाति है। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। हैदा यांका होपी ये अमेरिका की जनजाति है। हेसला ब्रिटेन की है। सर्वाधिक संख्या नॉर्डिक प्रजाति, हम बताए थे सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या किसका है, नॉर्डिक प्रजाति का। तो ये तो था आपका विश्व में जितना भी आपका जनजाति है वो एक जगह मैंने कर दिया। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अभी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या का क्रम बताना है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे बड़ा साइज होगा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। तो आप जाके मेरा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताए हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है, वर्ग होता है, वर्ग में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वर्ग में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आकार घट रहा है, यानी कि सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये आप पीरियोडिक टेबल जाके देखिए मेरा, वहां पूरे डिटेल में इसको डिस्कस किए हैं। संवेग, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला पूछा, P बराबर mv। अब क्या पूछेगा, F बराबर m, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पूछ देगा आपसे एग्जाम में। अब क्या कीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन तो तुरंत बना के निकलिएगा, ठीक है। फिजिक्स अभी हम पढ़ाए नहीं है, इसका वीडियो आएगा,
फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। आगे बात करते हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो VBI है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जितना भी एक्ट है, चाहे वो 1773 का एक्ट हो, 1793 का एक्ट हो, चाहे वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे वो 1813 का एक्ट हो, चाहे वो 1833 का एक्ट हो, चाहे वो 1853 का एक्ट हो, 1858 का एक्ट हो, 1861 का एक्ट हो, 1892 का एक्ट हो, ठीक है, सारा एक्ट को आपको याद कर लेना है। जैसे देखिए, आपसे पूछ देगा 1861 का एक्ट में क्या आया था, 1892 का एक्ट में क्या आया था, ठीक है, तो 1892 का एक्ट में आपका आया था अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना, बजट पर चर्चा की गई थी पहली बार। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये बार बार पूछता है। इसी एक्ट के तहत आपको राज्य से द्वैध शासन हटाया गया था। राज्य में द्वैध शासन समाप्त अभी है क्या? राज्य में द्वैध शासन नहीं है, केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट, ठीक है। और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत RBI का स्थापना हुआ था। इसी के तहत बर्मा अलग हुआ था। लेकिन बर्मा अलग कब हुआ? 1937 में। एक्ट आया था 35 में, बर्मा अलग हुआ 1937 में, लेकिन यही एक्ट में बोल दिया था कि बर्मा अलग होगा, ठीक है। जितना भी हमारा संशोधन हुआ, सबसे ज्यादा चीज 1935 एक्ट से ही लिया है। आपसे पूछता है ना कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है, लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा चीज कहाँ से लिया गया है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। इसमें क्वेश्चन इतना दमदार पूछा था, संघ सूची और राज्य सूची में कितना विषय है। भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बना था, सच बता रहे हैं, हम पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें। संघ सूची का विषय था 59 और राज्य सूची का विषय था 54। समवर्ती सूची कमेंट कीजिएगा आप लोग, कितना था? 30 कुछ था, है ना, समवर्ती सूची में। अब कितना है वर्तमान में संघ सूची में, कितना है वो कमेंट कीजिएगा। वर्तमान में राज्य सूची में कितना है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना है वो भी कीजिएगा। 1942 में एक संशोधन आया था, सॉरी 1942 बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक संशोधन आया था, जिसमें आपको क्या किया था, कुछ चीज को हटाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया था, ठीक है। शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतौल और आपका कुछ और था, न्यायिक करके कुछ था, 5 चीज को डाल दिया था क्या बोलते हैं, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो वो भी आपको याद रखना है। आगे धन विधेयक का बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 110। धन विधेयक में संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। धन विधेयक जो है यह केवल लोकसभा से स्टार्ट होता है, ठीक है, लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकता है। और कौन डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक जो है, कोई बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं? तो वो ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो विधानसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 साल, विधान परिषद के लिए चाहिए 30 साल। अब आपको देखिए दो चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल में आदमी कंफ्यूज करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए आपको कितना एज चाहिए? राष्ट्रपति के लिए चाहिए 35, राज्यपाल के लिए चाहिए 35। 35 साल हो जाता है इन लोग का एज। बाकी प्रधानमंत्री के लिए 30 है, शायद 30 या 25 है, ठीक। और हाँ, क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका जो है, इसके लिए मिनिमम एज है 21 साल। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि ना 21 साल। विधानसभा में अब एक चीज हम ऐड कर दिया इसमें, विधानसभा का सदस्य में मिनिमम कितना सदस्य हो सकता है? 60, मैक्सिमम 500। और विधान परिषद में मिनिमम 40 और मैक्सिमम, जो भी उस राज्य का विधानसभा है उसका 1/3 ऑफ विधानसभा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए विधानसभा में 60 तो है मिनिमम, लेकिन कोई स्टेट है जिसका 60 नहीं है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा स्टेट है जिसका 60 नहीं है, 60 से कम है, वो कमेंट कीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला पूछा था पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल पाल। याद रखिए ये गोपाल पाल जो है ये आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है बताइए? उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जितने भी वंश आते हैं, चाहे वो हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, आंध्र सातवाहन वंश हो, कण्व वंश हो, कुषाण वंश हो, गुप्त वंश हो, जितना भी वंश है, गुप्त जितना भी वंश है, सबका संस्थापक यानी कि पहला शासक और अंतिम शासक आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट। इसको जाके अभी होमवर्क लिख लीजिए, मेरा होमवर्क। जितना भी आप हिस्ट्री का बुक ल्यूसेंट उठाइए, जितना भी वंश दिखता है, जो भी वंश दिखता है, संस्थापक आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछेगा। अंतिम शासक, आपको पूरा वंश पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप संस्थापक और अंतिम शासक तो पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए जो पाल वंश नहीं पढ़ा, बोले पाल वंश बहुत लंबा है नहीं पढ़ेंगे, खाली संस्थापक पढ़ता तो ये क्वेश्चन मार देता।
ये क्वेश्चन वो बना देता है। तो सिर्फ उसका संस्थापक और अंतिम शासक याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पाल वंश का बात हुआ तो पाल वंश आपको मिलेगा कहाँ, दक्षिण भारत के इतिहास में। दक्षिण भारत का जब आप इतिहास पढ़िएगा, दक्षिण भारत के इतिहास के लिए आपको हम बता देते हैं, एक क्रेजी जीके ट्रिक्स है ना, क्रेजी जीके ट्रिक्स चैनल है, उसमें हम देखे थे, क्रेजी जीके ट्रिक्स में आपका दक्षिण भारत का इतिहास बहुत बढ़िया बताया है, जाके उसमें देख लीजिएगा। दक्षिण भारत का इतिहास 2 वीडियो है, बहुत अच्छा से बताया है। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें। देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, ठीक है, ठीक है, पाल, प्रतिहार, ये सब जितना भी वंश है आप रट लीजिए सबका, ठीक है। आगे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है, भागलपुर में है, ठीक है। किसने बनाया, धर्मपाल। ये धर्मपाल भी आपका पाल वंश से थे, लेकिन कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश से थे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है, और उस 22 भाषा बताए थे कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, 3 को संविधान संशोधन में भाषा जोड़ा गया है। 21, 71, 92। 21 में आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया है, 71 में आपका नमक, नागपुरी, मणिपुरी, कोकनी, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन में BDM, बोडमास है ना, बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान जब बना था उसमें 14 भाषा था, बाद में 8 भाषा नया बना, जो 8 भाषा का बता दिए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो भाषा बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है। तो अभी टोटल 11 भाषा ऐसी है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये इतने सारे भाषा हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। भाषा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड कौन राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है, किस राज्य की राजकीय भाषा क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा, होमवर्क है आपका। जैसे नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, नागालैंड का है इंग्लिश, इंग्लिश। जम्मू कश्मीर का क्या है, डोगरी। जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी रहती थी, डोगरा जनजाति वंश, डोगरा वंश में ही के कारण ही वहां डोगरी भाषा बोली जाती, ठीक है। बिहार का बात करें तो बिहार का दोनों याद रखिएगा, पहला है हिंदी और दूसरा राजभाषा है उर्दू। कमेंट कीजिएगा बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू, कब इसको उर्दू को डिक्लेयर किया गया था, ये आप कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म बता ही दिए थे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो सारा देख लीजिएगा। पहला ईमेल किसने भेजा, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय जाता है रे टॉमिल्सन, 1971, रे टॉमिल्सन। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया। कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में शामिल नहीं है, तो बनावली, ये सिंध में शामिल नहीं है। आपको हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता होमवर्क है, पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको जितना भी है कि आपको हड़प्पा का कब हुआ, मोहनजोदड़ो कब हुआ, है ना, मोहनजोदड़ो कब हुआ, कौन किया, ठीक है, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन है, लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल आपको बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि टूटी हुई नाक की मूर्ति कहाँ से मिली, टूटी हुई नाक की स्टैचू कहाँ से मिली, टूटी हुई नाक वाली स्टैचू। आपसे पूछेगा कि कुत्तों के साथ मानव का शव दफनाए जाने का क्या बोलते हैं, कहाँ मिला, कुत्तों के साथ मानव का शव भी दफनाया था, ठीक है। उसके बाद खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो वो सब आप जाके हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता पूरे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला, नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है, दीनबंधु मित्र है। आप जाइएगा मेरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइएगा, 4 गो वीडियो बनाए हैं, 30% हिस्ट्री आपका इसी में खत्म हो जाएगा। ये चारों वीडियो हमको नहीं लगता कोई देखा, कोई खोला ही नहीं है मेरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट। ऐसा वीडियो है जो आज तक धमाकेदार वीडियो, 4 का चारों वीडियो एकदम समझिए आग लगाने वाला है, कोई देखा ही नहीं है, जाके देखिए उस वीडियो को। चारों वीडियो ऐसा है कि आप देखिएगा, बोलिएगा हाँ सर, आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ऐसा प्लेलिस्ट हम नहीं देखे हैं। 4 का चारों वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है, विद्रोह, ओल्ड बुक्स, अब बुक्स हम पढ़ाए हैं, हिस्ट्री का जितना पुराना बुक्स है वो एक जगह कर दिए, ओल्ड बुक्स, मिडिवल बुक्स, मॉडर्न बुक एक जगह कर दिए। अब इससे अच्छा वीडियो कहाँ मिलेगा भाई, इतना मेहनत करके बनाया है, जाके देखिए हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में। तो नील दर्पण मॉडर्न वाला बुक में आ जाएगा। और इसके कौन लेखक है, दीनबंधु मित्र। आगे आते हैं,
छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना ये कहलाता है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। तो जब हम प्रकाश चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय आपको समझ में आएगा। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, वही ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए ध्वनि में ध्व आता है, प्रकाश में प्र आता है, तो यही ट्रिक है प्रकाश और ध्वनि को पकड़ने का। अब समझिए प्रकाश जो चैप्टर है उसमें आप पढ़िएगा तो मेनली किस चीज से टॉपिक पूछता है, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये सारा चीज आपको पढ़ना है, पढ़ना ही है आपको। जैसे ब्लेड पूछता है, ब्लेड का कॉर्नर से जो लाइट छितरा जाता है वो क्या होगा, वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है। आगे अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम का एक जैसा व्यवहार क्यों होता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप हम आपको बताए हैं, हम आपको ये चीज एकदम क्लियरली पीरियोडिक टेबल में बताए हैं। आप जाके मेरा पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखिए केमिस्ट्री में, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है हम आपको बताए हुए हैं। पीरियोडिक टेबल जो है जो बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, अगर केमिस्ट्री से पूछता है इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी, एपिग्राफी, ठीक है। अगला है पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी पर। पलायन वेग होता क्या है, किसी भी वस्तु को उठा के फेंकिए, कोई पत्थर उठा के फेंकिए, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंक देते हैं उसको, तो पृथ्वी से पे वापस लौट के कभी नहीं आएगा। वो गुरुत्वाकर्षण का जो एरिया है ना उसको पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा, आकाश में चला जाएगा, फिर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो पलायन वेग का मान पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। वही अगर आपसे चंद्रमा पर पूछ देगा तो 2.4 सेकंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड इसका चंद्रमा पर है। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। वही अगर आपसे पूछे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकंड। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा का जैसे रिलेशन है वो आपको याद रखना है। अगला ग्रीन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। हम आपको जो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है हम आपको पहले ही बता दिए थे, ये वीडियो आपका आग है, आग। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लीजिए, मेरा 2 वीडियो है, इसमें हम आपको रिवॉल्यूशन पढ़ा दिए हैं, जितना भी रिवॉल्यूशन है, गोल्डन फाइबर, सिल्वर रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, लेवेंडर रिवॉल्यूशन, सारा रिवॉल्यूशन उसमें हम समझा दिए हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित, तो वो सारा चीज हम आपको बता, ग्रे रिवॉल्यूशन, जाके देखिए बायोलॉजी इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे कमरे के ताप पर द्रव धातु मरकरी, पारा बताए थे, एकमात्र द्रव धातु मरकरी और एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन। जाके देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो जाके देखिए, आपका सारा चीज समझ में आ जाएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम जैसा बताए हैं, यूट्यूब पे बहुत कम ही आदमी, रेयरली कोई है जो ऐसा वीडियो बताएगा। एक जगह सारा तत्व को हम इकट्ठा करके उसका पूरा जितना चीज, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है और संभावित है एक जगह लिख दिए हैं। तो ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने मेटल और नॉन मेटल केमिस्ट्री का जो मैंने बताया। आगे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का शिलालेख किस लिपि में देखा था, ब्राह्मी लिपि में देखा था। आप जाइए मौर्य वंश और गुप्त वंश पढ़ लीजिए, इसमें आपको अशोक के बारे में और गुप्त वंश में आपको कुछ कुछ है, जैसे कि आपको चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है, ये सब सब जो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब सारा क्वेश्चन, कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे, तो ये गुप्त वंश में आपको मिलेगा। और गुप्त वंश के काल को आधुनिक भारत, सॉरी प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, क्योंकि इसके समय ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं हुआ था, जनता खुश थी। तो जाके मौर्य वंश और गुप्त वंश आपका होमवर्क है, आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे अब देखिए होमवर्क करने में चाहे आपको एक सप्ताह ही क्यों ना लगे, आपको करना है। अगला देखिए पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई लो एयर प्रेशर के कारण होती है, निम्न वायु दाब के कारण होती है। हम जो गैस लॉ पढ़ाए हैं, गैस लॉ केमिस्ट्री में, उसका लास्ट में, गैस लॉ का वीडियो का लास्ट में हम ये चीज बताए हैं, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का घुलनशीलता जो हमारे हार्ट में वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। जो पहाड़ों पर जो महिलाएं रहती है उनका गाल लाल लाल हो जाता है ना, गाल जो है लाल लाल हो जाता है, लोग सोचता है अरे ये सुंदरता है ना। अब यहाँ पे बिहार में जो लड़की लोग है या पूरा इंडिया में यूपी एमपी सब जगह लड़की लोग लाल मेकअप लगाती है गाल पे सुंदर दिखने के लिए। अरे पागल, मेकअप जानबूझ के, उसका गाल सुंदरता नहीं, बीमारी है उसको, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला है, क्योंकि वो पहाड़ पर रहती है, सांस लेने में उसको कठिनाई होता है, और तुम उसको सुंदरता बना दी है भाई। चलिए कोई बात नहीं, जो है सही है, ज्यादा महिलाओं से लड़ना भी ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं,
प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात करें तो कृषि पर बल है, कृषि पर बल दिया था और इसको हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। तो हम आपको पहले बताए थे पंचवर्षीय योजना बिहार का फेवरेट है। पूछेगा ही क्वेश्चन, जैसे प्री में एग्जाम में, प्रीलिम्स का एग्जाम में पूछा था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पांचवा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आप जाके पंचवर्षीय योजना का जो मेरा क्यूआर सीरीज है उसमें देखिएगा, पंचवर्षीय योजना हम कराए हैं क्विक रिवीजन सीरीज में, वो जाके आप देख लीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन में मौजूद तत्व जिंक होता है। इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन जो है पैनक्रियाज में पाया जाता है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस का द्वीप बोलते हैं। इस लैंगरहैंस के द्वीप में आपको 4 सेल होता है, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी, है ना। तो ये जो बीटा सेल है इससे इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और अगर आपको इस हार्मोन के बारे में पूरे डिटेल में स्टडी चाहिए तो ग्रैंडुलर सिस्टम आप जाके देख लीजिए। ग्रैंडुलर सिस्टम को ही इंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हार्मोन से रिलेटेड सारा चीज डिटेल में है। बायोलॉजी का मेरा प्लेलिस्ट खोलिए, जाके ग्रैंडुलर सिस्टम देख लीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने बायोलॉजी बताया है पूरे यूट्यूब में, आपको ऐसा कहीं आपको क्लास नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा क्लास। पूरे डिटेल में जितना हाई लेवल तक जाना था मैं चला गया हूँ, और जितने लो लेवल तक जाना था वो भी चला गया हूँ। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है। हम आपको पहले बताए थे कि ये कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड शब्दावली जो पूछता ही ये पूछता है, तो खेल से रिलेटेड शब्दावली हम आपके पास ले आए हैं। देखिए गोल्फ से संबंधित शब्द है टी, पुट, स्टाइमी, बंकर, बिर्डी, बॉगी, कॉडी। तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है ड्रॉप किक, बनाना किक, साइड बैक, विंक साइड। हॉकी से संबंधित है बुल्ली, शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर, अंडर कटिंग। पोलो से संबंधित है बंडर, चकर, मैलेट। मैलेट जो है पोलो वाला छड़ी को बोलते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड है जो एक दो दो या तीन गेम में ज्यादातर बोला जाता है, जैसे ड्यूस। ड्यूस का मतलब टाई हो जाना, कोई मैच है वो टाई हो जाता है, मतलब कि ड्रॉ हो जाता है तो उसको ड्यूस बोल देते हैं। और ये बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में और लॉन टेनिस में, ये तीनों में ये वर्ड यूज होता है। जनरली आपसे नहीं पूछेगा, जो एक वर्ड एक खेल में जो वर्ड यूज होता है पर्टिकुलरली वही पूछता है। ड्रिबल का मतलब होता है छकाना। आप फुटबॉल में भी छका सकते हैं, हॉकी में भी छका सकते हैं, वॉलीबॉल में भी छका सकते हैं। तो ये ड्रिबल तीनों वर्ड तीनों खेल में यूज होता है। हमको नहीं लगता ये भी क्वेश्चन पूछेगा। लेट, लेट का मतलब होता है एम्पायर जो आता है बीच में खेल को रोक देता है, उसको लेट बोलते हैं। तो ये लेट बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में, दोनों में यूज, तीनों में यूज होता है। डबल फॉल्ट जहां पर 2 बार लग जाएगा, है ना, जैसे बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में अगर 2 बार लग गया ना कॉर्क, तो उसको क्या बोला जाता है कि वो डबल फॉल्ट हो गया। ये आपका 2-3 गेम में बोला जाता है, इसलिए इसको हम अलग से लिख दिए। आगे बात करते हैं बैडमिंटन का, बात करते हैं तो फेंट। फेंट का मतलब होता है दिखावा करके शॉट मारना, दिखाएगा कहीं और मारेगा कहीं और। तो फेंट शब्द किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। लेअप, लेअप शब्द जो है बैडमिंटन से भी है और बास्केटबॉल से भी है, तो लेअप को याद रखिएगा, लेअप। अगला वॉलीबॉल का बात करें तो एंटीना, लिबेरो, सेटअप, ब्लॉकिंग, अटैक हिट, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ब्लॉकिंग तो सब जानता है, ब्लॉक कर देता है हाथ ऊपर उछल के। टेबल टेनिस का बात करें तो लेट, एम्पायर बीच में रोक देगा। ड्यूस, ड्यूस मतलब कि टाई, टाई जो हो जाता है ना। स्पिन, ड्रॉप, स्पिन करता है, देखिए मारेगा बॉल को ऐसा ना कि टेबल में टकराने के बाद वो घूम जाएगा, उसको स्पिन बोलता है। बास्केटबॉल में आपको डंक, लेअप, फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, टेक्निकल फॉल, स्टील, पाइवट, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बेसबॉल का बात करें तो डायमंड, देखिए ये डायमंड इंपॉर्टेंट है, ये डायमंड हमको एग्जाम में देखे थे। पूछेगा डायमंड किस खेल से संबंधित है, तो बेसबॉल, बेसबॉल से संबंधित है, ठीक है। आगे बंटिंग, पिचर, होम, पुट आउट, ठीक है। एक्चुअली ये जो डायमंड है शायद हमको लगता है बेसबॉल खेलने का स्थान को ही डायमंड बोलते हैं, जहां पर जैसे क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, उसी तरह बेसबॉल जो डायमंड में, शायद यही होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है बेसबॉल में पिचर, होम, पुट आउट। देखिए क्रिकेट में जैसे हम लोग कैच बोलते हैं ना, बेसबॉल में उसको पुट आउट बोलते हैं, कैच को। शूटिंग, शूटिंग में आपका स्किट, प्लग, बुल्स आई, बैग। ये जो बुल्स आई है हजारों एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, हजारों एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। हॉर्स राइडिंग का है पंटर, जॉकी, प्रोटेस्ट। पंटर और जॉकी आपको याद रखना है, पंटर और जॉकी आपको याद रखना है। पंटर, आप बताइए किस क्रिकेटर का नाम था, तो रिकी पॉन्टिंग का उपनाम था पंटर, रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। तो पंटर और जॉकी जो है हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से संबंधित जिगर, ये देखिए जिगर वर्ड्स आप याद रखिएगा, ये मेरा बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसआई में जिगर वर्ड पूछा था जिगर वर्ड किस खेल से संबंधित। कैनॉन्स, जो बिलियार्ड खेलता है उसमें जो गोली रहता है छोटे छोटे लाल ब्लू अलग अलग कलर का, वो उसको कैनॉन्स बोलते हैं, कैनॉन्स। तो बिलियार्ड्स हो गया,
प्लेयर्स में जिगर, कैनॉन्स, पॉट, पॉट जो छेदा में पिलाता है उसको, क्यू, क्यू का बात करें, क्यू हो गया, बोल्टिंग हो गया और स्क्रैच हो गया। जैसे बिलियार्ड जो खेलता है तो यहाँ पे आपका बॉल रहेगा अलग अलग जगह पे, एक छड़ी रहेगा, इस छड़ी से मारेगा और एक छेद छेद में इसको डाल देना है, उस छेद को बोलता है पॉट, और बॉल को बोलता है कैनॉन्स, कैनॉन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जिगर, कैनॉन्स, पॉट, क्यू, बोल्टिंग, स्क्रैच। रेसलिंग का बात करें तो रेसलिंग यानी कि कुश्ती, कुश्ती में होता है क्लैंपिंग, इलीगल होल्ड, इलीगल आप किसी को पकड़ लिए हैं, बहुत सारा जगह होता है जो मना रहता है ना, किसी को उस खास जगह पर आप नहीं पकड़ सकते, नहीं होल्ड कर सकते, वो इलीगल होल्ड होता है। फ्री स्टाइल, नियर फॉल, ये सारा रेसलिंग से संबंधित वर्ड है। बॉक्सिंग का है हुक, जैब, किडनी, अपर कट, किडनी में मारेगा तो किडनी बोल देगा, अपर कट ऊपर हाथ मुक्का ऐसे करके मतलब जबड़ा में मारता है, उसको अपर कट बोलता है। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित वर्ड है। अब देखिए कुछ खेल से संबंधित नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लेते हैं, किस खेल में कितना खिलाड़ी होता है। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, पोलो में आपका 4 खिलाड़ी, देखिए पोलो में 4 लेकिन वाटर पोलो में 7, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, रिलेट कर लीजिएगा। जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6, रग्बी फुटबॉल में 15, सबसे ज्यादा है देखिए, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है, लैक्रोज में 10। अब देखिए क्रिकेट ले लीजिए या हॉकी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, इस तीनों में 11 खिलाड़ी होता है, तो हमको पता था, हम नहीं लिखे। आगे देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड के नाम, कुछ फील्ड के नाम देख लेते हैं। जैसे गोल्फ कहाँ खेला जाता है, तो कोर्स में खेला जाता है, गोल्फ कोर्स बोलता है ना, गोल्फ कोर्स। कोर्ट में क्या क्या खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट में खेला जाएगा, वॉलीबॉल भी, हैंडबॉल भी, स्क्वैश भी, कबड्डी भी, टेनिस भी और बैडमिंटन भी, ये इतना सारा गेम जो है कोर्ट में खेला जाता है, तो कोर्ट इतना सारा गेम का खेलने का स्थान है। एथलेटिक्स कहाँ खेला जाएगा, ट्रैक पे, दौड़ता आदमी ट्रैक पे ही है ना है। क्रिकेट पिच पे। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाएगा, रिंग में, बोलता है रिंग में आ जाओ, बता देते हैं तुमको। बेसबॉल, डायमंड, हम बताए थे बेसबॉल से संबंधित वर्ड है डायमंड। जूडो और कराटे का मैट, मैट में खेला जाता है, मैट चटाई बोलते हैं ना मैट पे खेला जाता है। आइस हॉकी, रिंक, देखिए रिंग, यहाँ पर रिंग है, बॉक्सिंग का रिंग है, आइस हॉकी का रिंक के है लास्ट में। स्विमिंग का है पोल, साइकिलिंग का है वेलोड्रोम, टेबल टेनिस और कैरम ये बोर्ड में खेला जाता है, हॉकी और फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। तो ये सारा स्पोर्ट्स के फील्ड से संबंधित जो वर्ड है जो एग्जाम में पूछता है, आपको लिख दिया मैंने एक जगह। उसके बाद देशों के राष्ट्रीय खेल, कौन देश का कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है। जैसे क्रिकेट का बात करें तो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है। हॉकी का बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का। पाटो, पाटो अर्जेंटीना का, बहुत कोई अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पूछ देगा ना तो फुटबॉल मार देगा, क्योंकि मेसी वहीं से है, अर्जेंटीना से है। नहीं, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बूजकासी। बांग्लादेश का है कबड्डी। ठीक है, श्रीलंका और नेपाल दोनों का है वॉलीबॉल। ये आपका पड़ोसी देश में ये पढ़ना आपको कि राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश अफगानिस्तान से याद रखना आपको। श्रीलंका और नेपाल दोनों का है वॉलीबॉल। चीन का है टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस। भूटान का तीरंदाजी, भूटान का तीरंदाजी। ब्राजील, फ्रांस और इटली, ये तीनों का फुटबॉल है, और ये तीनों आप जान ही रहे हैं फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन देता भी है। बेसबॉल का बात करें तो यूएसए और क्यूबा, यूएसए और क्यूबा का बेसबॉल है। हंगरी का बात करें तो वाटर पोलो है। वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी है बताइए, 9 खिलाड़ी है ना, 7 खिलाड़ी है। पोलो में 4 खिलाड़ी, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। सुमो, सुमो जापान में सुमो पहलवान होता है ना, मोटा मोटा एकदम। बास्केटबॉल का बात करें तो बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्री हमको बताया है इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बार बार इतना बोल रहा है कि रट लेना, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। रग्बी यूनियन का बात करें तो न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में खेला जाता है। रग्बी फुटबॉल का बात करें उसमें 15 खिलाड़ी होता है, बताए हैं आगे पीछे। गोल्फ स्कॉटलैंड का है। चेस देखिए रूस, रूस में 2 गो है, बैंडी और चेस दोनों है। चेस में रूस से बहुत सारे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रदर्शन किए हैं, कार्पोव, गैरी कैस्पेरो, ये सब चेस के प्लेयर हैं जो कि रूस से संबंधित है, तो इसीलिए रूस का फेवरेट गेम चेस भी और बैंडी भी है। गोल्फ कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है। ऑयल रेसलिंग, टर्की में ऑयल बहुत ज्यादा होता है इसलिए ऑयल रेसलिंग। स्लोवेनिया का राष्ट्रीय खेल है स्कीइंग, स्कीइंग। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, जितना भी देश है उसका राष्ट्रीय खेल। अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड कप, कुछ कप से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड कप, क्रिकेट में हम ज्यादा कप नहीं लिखे हैं, जो हमको नहीं आता था वही लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारा कप तो हम जानते हैं, आईपीएल वाईपीएल सब लिखने की जरूरत नहीं है। जीडी बिरला ट्रॉफी, ठीक है, विल्स कप, रानी झांसी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। उसी तरह आपको और बहुत सारा है, दिलीप ट्रॉफी है ना, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी है।
ठीक है। तो कुछ कुछ एसेज एसेज जो है वो आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और जो टफ था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। हॉकी का बात करें, अजलन शाह कप, आगा खां कप, रंजीत सिंह गोल्ड। देखिए गोल्ड जहां लग जाएगा वो हॉकी का हो जाएगा। जैसे देखिए रंजीत सिंह गोल्ड, सिंधिया गोल्ड, मुरुगप्पा गोल्ड, तो ये हॉकी हो गया। तो गोल्ड जो है हॉकी का ट्रिक हो गया। स्टेनली कप, स्टेनली कप को VBI मार दीजिए, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा था स्टेनली कप, ठीक है। और एक स्वैथलिंग कप पूछा था स्वैथलिंग, स्वैथलिंग कप हम देखिए आगे लिखे हैं। स्वैथलिंग कप, स्वैथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है ना। तो ये कप आपका पूछता है एग्जाम में। स्टेनली कप हो गया आपका हॉकी में। फिर गुरु नानक, लेडी रतन टाटा कप, ज्ञानवती देवी, नेहरू ट्रॉफी। देखिए नेहरू ट्रॉफी है हॉकी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है क्रिकेट। आगे वेलिंगटन ट्रॉफी बात करें तो ये तैराकी से संबंधित है। केरल में जो बोट कंपटीशन होता है, बोट बोट का कंपटीशन, नौका नौका कंपटीशन होता है, उसी को बोलते हैं वेलिंगटन ट्रॉफी। फुटबॉल का बात करें, यूएफा चैंपियंस, फीफा, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष कप, डुरंड कप और कलिंगा कप, ये सारा ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। बैडमिंटन का बात करें, थॉमस कप। देखिए बैडमिंटन दोनों याद रखिएगा, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुष के लिए है, उबेर कप महिला के लिए। सेम जैसे कि आईपीएल पुरुष और महिला के लिए अलग होता है ना, उसी तरह थॉमस कप और उबेर कप पुरुष और महिला के लिए अलग है। आपसे पूछेगा थॉमस कप किससे संबंधित है, पुरुष से संबंधित है और बैडमिंटन से, ठीक है। सोफिया, सोफिया भी आपका बैडमिंटन का है। नारंग कप, चड्ढा कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अमृत दीवान कप, मलेशिया कप, ये सारा बैडमिंटन से संबंधित है। टेनिस डेविस, टेनिस डेविस याद रखिएगा, डेविस कप टेनिस से। 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है, बताए थे। अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन अमेरिका। टेबल टेनिस का बात करें तो बामा बेलक कप, त्रवणकोर कप और स्वैथलिंग कप। ये स्वैथलिंग कप को इंपॉर्टेंट मार दीजिए, बार बार एग्जाम में पूछता है। स्वैथलिंग और ये स्टेनली कप, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है मुथैया कप, वाकर कप, राइडर कप, कनाडा कप, ये सारा गोल्फ गोल्फ से संबंधित है। पोलो का बात करें तो राधा मोहन कप, पृथ्वी सिंह पाल कप और विनचेस्टर कप, ये सारा पोलो से संबंधित है। तो ये जितना भी चीज था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हमको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं पूछता है, सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज हम आपको करवा दिए। आगे बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति कर सकता है, देखिए कैग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी का अध्यक्ष और उसके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, अंतरराज्यीय परिषद और उसके प्रशासक, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, जैसे जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल। तो वो सारा चीज, वो जितना भी है उसका सबका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और सबको हटा भी सकता है। इसीलिए जो आपको यूपीएससी का अध्यक्ष बोले, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसको भी हटा सकता है राष्ट्रपति। अगला, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, 1937। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, हम आपको बता ही चुके हैं, इसके थ्रू म्यांमार यानी कि बर्मा को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसी के थ्रू आपको 1935 एक्ट के थ्रू ही आपको क्या बोलते हैं, आरबीआई का गठन हुआ था। राज्यों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया था। 1911 में आपका चीन में कौन सा राजवंश था, तो मंचू वंश। देखिए चीनी क्रांति फेमस क्वेश्चन है, चीनी क्रांति आपका बार बार एग्जाम में पूछता है। तो आपको याद रखना है कि चीनी क्रांति और अफीम युद्ध, अफीम युद्ध भी आपको याद रखना है। देखिए जिस समय क्या बोलते हैं, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, तो वो अफीम का व्यापार चीन से करना चाहती थी। तो चीन के जो राजा थे वो मना कर दिए कि भाई हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे। इसी के लिए अंग्रेज और चीन में अफीम का युद्ध हुआ। तो अंग्रेज और चाइना में अब अफीम का युद्ध हुआ था। तो आपका क्या गो अफीम का युद्ध था, 3 गो हुआ है, देख लीजिएगा। तीनों अफीम युद्ध आप याद कर लीजिएगा। और अफीम युद्ध किस संधि से समाप्त हुई, वो संधि भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो चीनी क्रांति और अफीम युद्ध जाके आपका होमवर्क रहा, इसको करना है। अब कुछ देखिए 1911 में होता है चीनी क्रांति, ठीक है। उस समय चीन में कौन सा राजवंश था, मंचू वंश, मंचू वंश, ये फेमस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, कुओमितांग वंश का संस्थापक कौन है, कुओमितांग वंश। कुओमितांग वंश का संस्थापक है सन्यात सेन, सन्यात सेन। चीन की दीवार किसने बनाई, किन सी हुआंग, किन सी हुआंग। तो ये आपको जाके पढ़ना क्या है, चीनी क्रांति पढ़ना है, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति 1917 में आता है ना। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण,
जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से आप 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से यही पूछता है। आगे बात करते हैं, खाने योग्य मछली कौन कौन है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है, इस बार पूछा था हम लोग का, ठीक है। तो खाने योग्य मछली मीठे पानी की भी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती है। तो मीठे पानी में जो खाने योग्य मछली है वो है कतला, रोहू, कॉमन कार्प। और खारे पानी की जो मछली है वो है हिल्सा, सार्डिन, पॉम्फ्रेट्स, मैकरेल। पॉम्फ्रेट्स हमको लगता है वेस्ट बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है ना, हमको ऐसा लगता है। अब देखिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, ट्रू फिश और फॉल्स फिश, कौन सा ट्रू फिश है और कौन फॉल्स फिश है, आपका होमवर्क है, हम कमेंट कीजिएगा। और बायोलॉजी में आपका एनिमल किंगडम पढ़िएगा, वहां आपको ट्रू फिश और फॉल्स फिश मिल जाएगा। उसके बाद ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, है ना, सत्य फल असत्य फल, ये अभी आप कमेंट कीजिएगा। और ये कहाँ मिलेगा, बायोलॉजी का प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर खोलिएगा मेरा प्लेलिस्ट में, वहां जाके आपको मिल जाएगा कि ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं, सत्य फल और असत्य फल, वहां जाके आपको मिल जाएगा। आगे, IF7 की संरचना कैसी है, IF7, F7 यहाँ लिखे ऐसे है, IF7 की संरचना, IF7 की संरचना है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। भाई हम यहाँ पे उतना तो बता नहीं पाएंगे, केमिस्ट्री में एक स्पेशल वीडियो लाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो वीडियो है वो जाके देखिए। जितना भी मॉलिक्यूल है, जैसे आप पूछते हैं H2O का शेप कैसा होता है, तो V शेप, ठीक है, V शेप। अमोनिया का शेप कैसा होता है, NH3 का शेप होता है पिरामिडल, पिरामिडल शेप होता है। तो ये सारा शेप, जितना भी शेप से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मैंने बता दिया है, बहुत डिटेल में बताया है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिए। IF7 की संरचना, हाइब्रिडेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स का स्ट्रक्चर होता है। आगे बात करते हैं, समुद्र में लाल शैवाल, इसका नाम है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। ये लाल शैवाल जो समुद्र में है वो उसका पॉलीसिफोनिया के कारण होता है। तो अगर आपको शैवाल, कवक, ये सब ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, बैक्टीरिया, तो आप मेरा प्लांट किंगडम जाके देख लीजिए बायोलॉजी में। प्लांट किंगडम में मैंने इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तीनों में मैं पूरे डिटेल में पूरे प्लांट किंगडम को बताया हूं। आगे आते हैं, पेंथालासा के अवशेष कहाँ मिले हैं, पेंथालासा के अवशेष आपको कहाँ मिले, प्रशांत महासागर में, ठीक है। रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर भी आपका प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अगला, राजस्थान का ब्रज बोली, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो राजस्थान का जो ब्रज बोली है वो है पिंगल। पिंगल एक्चुअली क्या है, प्रेम और मधुरता का बोली है। राजस्थान में 2 तरह का बोली है, पिंगल और डिंगल, है ना। बोलता पिंगल कस रहा है रे, नहीं बोलता पिंगल कस रहा है, मतलब ज्यादा प्यार दिखा रहा है, ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। तो राजस्थान का जो ब्रज बोली है, जो प्रेम और मधुरता का प्रतीक है, उसको बोलते हैं पिंगल। लेकिन एक बोली है जो आपको चिढ़ के बोलेगा, गुस्सा के बोलेगा, है ना, युद्ध प्रिय लहजे की भाषा है, लड़ने वाला भाषा है, उसको बोलते हैं डिंगल। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, एग्जाम में पूछा था पिंगल। आगे बात करते हैं, सामान्य बजट को रेल बजट में कब शामिल कर दिया गया, 2017, हम बताए थे, विवेक देवराय समिति। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सामान्य बजट और रेल बजट कब अलग हुआ था, तो 1924 में एकवर्ट समिति, एकवर्ट समिति। अब देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन हम आपको नहीं बताया है, लेकिन इसको रट लीजिए। सी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर में किया जाए तो उसको बोलते हैं सीपी, और हीट कांस्टेंट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में किया जाए उसको बोलते हैं सीवी। तो सीपी माइनस सीवी का वैल्यू होता है आर। देखिए आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन सही है, तो यही आपको टिक मारना है। ऑप्शन दे देगा सीपी प्लस सीवी बराबर आर, तो गलत ना हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, यही ऑप्शन आपको सही करना है। और देखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें तो सीपी का वैल्यू कितना होता है, सीपी का वैल्यू होता है 5/2 आर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, ठीक है। और वही अगर सीवी का बात करें तो 3/2 आर। सीपी और सीवी का वैल्यू यहाँ बता दिए। डाई एटॉमिक गैस, देखिए मोनो एटॉमिक गैस क्या है, जिस जो अकेला रहना पसंद करता है, जैसे हीलियम अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन डाई एटॉमिक गैस जैसे कि H2, N2, O2 हमेशा दो रहेगा, तो उसको डाई एटॉमिक गैस बोलेंगे। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू क्या होता है, 7/2 आर, और सीवी का वैल्यू 5/2 आर। लेकिन जब इसको माइनस कीजिएगा सीपी माइनस सीवी, तो क्या हो जाएगा, 7/2 आर माइनस 5/2 आर, आर ही आ जाएगा। तो सीपी माइनस सीवी का वैल्यू आर ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्या पूछा था, सीपी बट्टा सीवी, सीपी बट्टा सीवी को बोलते हैं गामा, याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है गामा, ठीक है। गामा डिसाइड करता है कि कोई गैस जो है मोनो एटॉमिक होगा कि नहीं होगा, या डाई एटॉमिक होगा कि नहीं होगा। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए सीपी बट्टा सीवी, या 5/2 आर 3/2 आर, 5/3 हो जाएगा, गामा का वैल्यू हो जाएगा 5/3। कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1.66, है ना, 1.66 हो जाएगा।
तो गामा का वैल्यू अगर 1.66 है तो वो आपका मोनो एटॉमिक हो जाएगा, गामा इक्वल टू 1.66, ठीक है। और अगर वही आपका गामा का वैल्यू 7/5 है, यानी कि इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा, 5 एकम 5 2 0 1.4, गामा का वैल्यू अगर 1.4 है तो ये आपका डायटोमिक गैस हो जाएगा। तो 1.66 के लिए मोनोएटॉमिक, 1.4 के लिए डायटोमिक। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, गामा पूछा हुआ था, गामा क्या होगा, या फिर सीपी और सीबी का वैल्यू पूछ देगा। मोनोएटॉमिक में सीपी और सीबी का वैल्यू कितना होगा, और डायटोमिक ये आपको मैं बताया नहीं हूं, गैस लॉज में ही हमको केमिस्ट्री में ये बता देना चाहिए था। गैस लॉज केमिस्ट्री में आप जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको, जब आप नोट्स बनाइएगा, इस चीज को ऐड कर लीजिएगा, नोट्स में जोड़ लीजिएगा, ये सीपी सीबी वाला ऐड कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कान से फ्रिंग्स को कौन जोड़ता है, तो यूस्टेकियन ट्यूब जोड़ता है। बायोलॉजी जाइए, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िए, सारा पूरा डिटेल में बताया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपका बीएसएससी एग्जाम में छूटने वाला नहीं। जाइए बायोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़िए, कान से फ्रिंग्स को कौन जोड़ता है। आगे देखिए, क्वेश्चन बोला था सजाइए, क्रम सजाइए, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसको सीक्वेंस में सजाना है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है अक्टूबर 1940, फिर क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आता है 9 अगस्त 1942। आपको डेट इसीलिए याद करने बोलते हैं, अगर आपको सजाने वाला क्वेश्चन दे दिया आप फंस जाइएगा। तो आप देखिए, अगस्त प्रस्ताव को ही बोलते हैं लिनलिथगो प्रस्ताव, और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को बोलते हैं अगस्त क्रांति। तो आपसे क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। अगस्त घोषणा का अगर आपसे बात करेगा तो 1919। अगस्त संकल्प का बात करेगा तो 1933। अगस्त क्रांति का बात करेगा 1942। यही अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों अगस्त से संबंधित 4 को चीज है, फंसा देगा आपसे एग्जाम में। अगस्त घोषणा पूछ देगा, आप अगस्त प्रस्ताव मार दीजिएगा, नहीं, आपको याद रखना है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त संकल्प, अगस्त क्रांति, चारों का ईयर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम का स्थापना करते हैं विनोबा भावे, और यही विनोबा भावे भूदान आंदोलन के भी प्रवर्तक हैं। भूदान आंदोलन, जमीन दान में दिया करते थे, भूदान आंदोलन, ठीक है। तो ये जो आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह है, आपसे क्वेश्चन पूछता है बीएसएससी बीपीएससी का एग्जाम जब हम दिए थे प्री वाला, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था वो बताते हैं। सबसे पहले याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था वो है ब्रह्मदत्त। तो भाई पहला दूसरा नहीं पूछा, तीसरा पूछ दिया, आपको तीनों याद रखना है कि पहले सत्याग्रही कौन है, दूसरे सत्याग्रही कौन है, तीसरे सत्याग्रही कौन है। तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त बीपीएससी का प्री में पूछा था, प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, आर्टिकल 53 में। अब आपसे देखिए फंसाएगा कैसे, ये 4 को क्वेश्चन फंसाएगा पॉलिटी में, एकदम फंसाएगा फंसाएगा। हम भी गलती किए हुए हैं पहले, अब गलती नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछेगा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, स्टेट यानी कि देश, देश का हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट, वो होंगे राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोल दे, सरकार का हेड, तो पीएम, प्रधानमंत्री। अंतर में स्टेट और गवर्नमेंट का अंतर हो जाता है, और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप गलती कर दीजिएगा। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम। अब देखिए एक और क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप, इंडिविजुअली वो राष्ट्रपति के रूप से राष्ट्रपति के लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से बोल दे, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। यानी कि अगर आपसे पूछते मंत्रिपरिषद इंडिविजुअली किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति, और कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति। यहीं पे व्यक्तिगत में आदमी लोकसभा उल्टा मार देता है, इसमें इसको मार देता है। तो उल्टा नहीं मारना है, यहीं पे आपको कोई ट्रिक लगा के इसको याद कर लेना है, कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लेना है। तो आप याद रखिए, राष्ट्रपति तो अकेला है ना, है राष्ट्रपति अकेला है तो व्यक्तिगत हो गया, और लोकसभा में तो भाई बहुत सारा 500 कुछ मेंबर है, 550 543 मेंबर है, तो लोकसभा सामूहिक हो गया। ऐसे भी आप, हम ऐसे ही याद रखिए हैं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत राष्ट्रपति, व्यक्तिगत राष्ट्रपति अकेला है तो व्यक्तिगत अकेला राष्ट्रपति के पास जाएगा, और ढेर आदमी है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के पास जाएगा। ढेर आदमी का बात राष्ट्रपति अकेले नहीं सुन पाएगा। आगे देखिए, ये 2 क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था। तापीय संकुचन सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन हमसे नहीं बना था एग्जाम में। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरिन दिया है। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि पर्वत और घाटी का निर्माण कैसे हुआ, ये तापीय संकुचन सिद्धांत बोलता है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट, ऐसे ही करके कुछ नाम है।
तो ये बोलता है पृथ्वी सबसे पहले गर्म आग का गोला थी, पृथ्वी जो एक आग का गोला थी, बाद में ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने से सिकुड़ने लगा, और जैसे सिकुड़ा और सिकुड़ने के बाद पर्वत और घाटियों का निर्माण, पर्वत और घाटी जैसी आकृति का निर्माण हो गया। यानी कि आग का गोला था, सिकुड़ा, ठंडा हुआ, सिकुड़ा, सिकुड़ने से पर्वत घाटी बन गया। यही तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरिन ने दिया, जेफरिन। और ये क्वेश्चन पूछा था भाई, हमको पता नहीं था, सच बताया हमको नहीं पता था, ये क्वेश्चन हम गलती किए हैं, गलती के मारे ही नहीं। अगला क्वेश्चन, तरंग के संवहन के सिद्धांत, ये दिया था आर्थर होम्स, ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना था। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराएं चलती है, ठीक है, जो ये संवहन धारा जनरली कहाँ चलता है, मेंटल में, मेंटल में, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धाराएं चलती है जो महाद्वीपीय बहाव, पर्वत निर्माण और अन्य भूगर्भिक घटनाओं के लिए प्रभावित करती है। जैसे आपका पर्वत का निर्माण होगा तो जो धाराएं चलती है वही पर्वत को ऊपर उठाएगा ना, ठीक है। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताइएगा कौन दिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब कुछ कुछ थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित हार्मोन कौन सा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित हार्मोन दो गो है, जो ऑप्शन में दे आपका, पहला LH जिसको बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH जिसको बोलते हैं फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हम आपको बायोलॉजी का ग्रैंडुलर सिस्टम में बताए हैं, जो कि हार्मोन से संबंधित है, इंडोक्राइन सिस्टम है। जाके मेरा बायोलॉजी का ग्रैंडुलर सिस्टम देख लीजिए, इतना डिटेल में बताया है, कोई नहीं आपको बताया होगा। तो ये था आपका टोटल जितना भी आपका संबंधित क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा हुआ, वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ BSS मेंस का यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा।